फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आप 9th से 10th में हर क्लास में आपने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने ये देखा होगा कि सॉल्यूशन एक तरीके का होमोजेनस मिक्सचर होता है। और मैं आपको सबसे पहले सॉल्यूशन की वो बेसिक्स चीज़ें बताऊंगा जो आप 9th 10th क्लास में पढ़े हो, बस भूल जाते हैं बच्चे चीज़ों को रिवाइज ना करने की वजह से। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा आप सॉल्यूशन। तो अगर मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करूं तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर of two or more of two or more substances। देखिए सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन एक तरीके का होमोजेनस मिक्सचर है और जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में डिसॉल्व होते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊं तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं, जिसमें से एक आपके लिए सॉल्यूट होता है प्लस में दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व होते हैं तब जाके आपका सॉल्यूशन बनता है। और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्यूट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, स्मॉल इन क्वांटिटी। और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज इन क्वांटिटीज में होता है। ठीक है। अब देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसको लेके देखिए कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो है जिसकी क्वांटिटी स्मॉल होती है और सॉल्वेंट वो है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, लार्ज होती है। तो मेरे साथ देखिए सॉल्यूट की एक डेफिनेशन। सॉल्यूट तो बेसिकली आपके लिए सॉल्यूट है क्या? ए सब्सटेंस, ए सब्सटेंस, a substance that is dissolved, that is dissolved, that is dissolved in a solvent, in a solvent to form a solution, to form a solution is called solute। देखिए इस पूरे चैप्टर में हमें बेसिकली सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। कोई पूछेगा सॉल्यूट क्या होता है, तो ए सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं जिससे सॉल्यूशन बनता है, उन्हीं सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया है, सॉल्यूट कहा गया है। और एक और डेफिनेशन यहाँ पे बनती है जो है सॉल्वेंट के लिए, कि सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्वेंट में बी defined as the defined as the substance substance having the power of having the power of dissolving dissolving is called solvent। देखिए सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट में बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस हैविंग द पावर ऑफ डिसॉल्विंग इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके पास डिसॉल्विंग की पावर होती है, जो किसी भी चीज को अपने अंदर आसानी से क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को ही क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। डिसॉल्विंग इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी को भी अपने अंदर क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं,
और ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, बेसिकली सॉल्वेंट कहते हैं। तो देखिए आप अपने दिमाग में एक चीज को बिठा लीजिए कि सॉल्यूशन है क्या। देखिए सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि सर एक तरीके का होमोजेनस मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता हो, जिसकी क्वांटिटी स्मॉल होगी आपके लिए वो सॉल्यूट होगा, और जिसकी क्वांटिटी लार्ज होगी वो आपके लिए सॉल्वेंट होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन को समझने के लिए ये दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कोई पूछता है सॉल्यूट क्या है, तो सर ऐसे सब्सटेंस जो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को सॉल्यूट कहा जाता है। और सॉल्वेंट क्या है कि सर सॉल्वेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर ये पावर होती है कि भाई अपने अंदर वो किसी को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होती है, और जो सॉल्यूट है इसकी क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूशन के अंदर कम होती है। इसके अलावा आप एक नोट लगाइए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो नोट ये है कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखिए जो वाटर होता है आपके लिए बेसिकली वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, मतलब कि आपका जो वाटर है वो 95% चीजों को क्या कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। और बेसिकली आपने अपने घर में किसी भी तरीके का सॉल्यूशन बनाया होगा, जैसे कि आप शिकंजी बनाते हो, चाय बनाते हो, या बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन जो आप घर पे तैयार करते हो, आपके लिए जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादातर आप वाटर को ही प्रेफर करते हो। इसीलिए हम वाटर को क्या कहते हैं, इट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो कि 95% अर्थ की चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो अब बात आती है कि सर ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और हमारे लिए सॉल्वेंट ज्यादातर क्या होता है, वाटर ही होता है। लेकिन अब बात है कि सर 12th क्लास के सॉल्यूशन के अंदर आपको किस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली 12th के अंदर आप जो भी सॉल्यूशन पढ़ोगे वो सारे सॉल्यूशन आपके लिए क्या होंगे, ट्रू सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो मेरे साथ आप देखिए प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करते चलिए। जो भी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से लिखते चलिए, क्योंकि एक अच्छा नोट्स आपके पास तैयार होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगली हेडिंग जो आप डालेंगे वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। क्योंकि बेसिकली अगर कोई चीज आती है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर हमें किस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो हमें ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आता है कि सर ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि वाटर के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब जहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट are completely dissolved in a dissolved in a solvent is called true solution। इसके अलावा एक और चीज आती है कि सर हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इस साथ के साथ एक और क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या यहाँ पे आपका सॉल्यूट एक ही होगा या एक से ज्यादा होगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में एक तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और उसके साथ आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे सिंगल सॉल्यूट होता है जो कि सिंगल सॉल्वेंट के साथ क्या होता है, डिसॉल्व होता है। आपकी जितनी भी थ्योरीज हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर या जितने भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वो सारे न्यूमेरिकल सारी थ्योरी ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब कि जितने भी बाइनरी सॉल्यूशन है आपके, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये सारी थ्योरी क्या है, एप्लीकेबल है, जहां पे एक सिंगल सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन ए सिंगल सॉल्वेंट। आप यहाँ पे कभी भी मल्टीपल सॉल्यूट वाले क्वेश्चंस या मल्टीपल सॉल्वेंट वाले क्वेश्चंस के बारे में नहीं पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली अब अगली हेडिंग आप अपने डालिए कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो उसको रफ में करता हूँ। तो अगली जो हेडिंग है आपकी वो क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मैं आपको बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बताऊं तो कहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन में आप कहेंगे कि सिंगल सॉल्यूट
आर डिजॉल्व in a single solvent are called binary solution। देखिए नाम से ही पता चलता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जहां पे आपके लिए एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, और ऐसे सॉल्यूशन के बारे में ही आपको पूरी क्लास 12th के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो ये तो देखो हो गई आपके सॉल्यूशन चैप्टर की बेसिक्स डिटेल्स, जो कि आपने 9th 10th 11th में कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के बारे में सुना होगा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक तरीके का होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब जहां पे सॉल्यूट और सॉलिड मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। उसके अलावा आपने सॉल्यूशन के बारे में और क्या जाना होगा कि सर सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। सर वहां पे एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। इसके अलावा आपने ये पढ़ा होगा कि सर सॉल्यूशन में आपको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा और बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी वो बेसिक्स डिटेल्स जो आपने 9th 10th 11th में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, वो सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई है। लेकिन बात आता है कि सर 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो मैं पहले आपको वो की पॉइंट्स बताऊंगा जो पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है, और हर एक की पॉइंट्स के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, जिस वीडियो में आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर मैं पूरे चैप्टर की एक समरी बताऊं कि आपको पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो वो लिखिए आप की पॉइंट्स। तो अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं, देखिए की पॉइंट्स किसी भी चैप्टर का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। की पॉइंट्स, क्योंकि एक बार हमें कम से कम ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो आप सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले पढ़ोगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, और ये जो कंसंट्रेशन टर्म होती है वो दो तरीके की टर्म्स होती हैं। एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, और एक पढ़ेंगे आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। जहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। जहां पे आपने देखा होगा सर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में आपने पढ़ा होगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जो आप न्यू पढ़ोगे, ये तीन चीजें तो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, और जो आप न्यू पढ़ोगे वो है आपके लिए पीपीएम, पीपीएम मास बाय वॉल्यूम, और पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाइए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में, तो आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके पास सिंपली आएगा परसेंटेज मास बाय मास। इसके बाद आएगा आपके लिए पीपीएम मास बाय मास। थर्ड आएगा आपके लिए मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको आप मोल फ्रैक्शन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा चौथा है आपके लिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर एक और छूट गया था आपके लिए, वो है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिक्स्थ है आपके लिए फॉर्मेलिटी जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आपको 11th क्लास 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो है कंसंट्रेशन टर्म। देखिए कंसंट्रेशन टर्म आपने 11th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा, जहां पे आपने क्या पढ़ा होगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मोलैरिटी। और उसके अलावा आपने पढ़ा होगा परसेंटेज मास बाय मास, और वहां पे पढ़ा होगा आपने मोलैलिटी और पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन। बाकी जो नए नए आप टर्म्स देख रहे हो, ये सारे नए टर्म्स आपको 12th क्लास में पढ़ना है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जो बच्चे 11th में नहीं पढ़ा है, मैं वहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। मैं जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जहाँ पे देखिए आपने इन सब मोलैरिटी और आपके लिए मोलैलिटी, इनके बारे में तो आपने पढ़ रखा है। जो आपके लिए न्यू है वो है नॉर्मेलिटी क्या होता है,
फॉर्मेलिटी क्या होता है, या इसके अलावा पीपीएम क्या होता है। और अगर आप आगे जाके किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे देखिए इन सब पोर्शन से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ के साथ इनके ट्रिक्स वगैरह जो है निकालने के, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है जो आपके सिलेबस में आएगा, वो सेकेंड पॉइंट है आपके लिए सॉल्युबिलिटी। जो सेकंड की पॉइंट है वो है आपके लिए सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी के बारे में भी आपने जानते हो कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कि सर कितना अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है, उसी चीज को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और इसके अलावा जो तीसरी चीज आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। चौथी चीज है वो आपके लिए रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ। पांचवी चीज जो आएगी आपके लिए वो आएगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो टोटल हमें 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसमें आपके लिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर मैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशंस की जो कि मास ऑफ सॉल्यूट पे डिसॉल्व कर मतलब डिपेंड करती है, कि आपने अगर मास ऑफ सॉल्यूट को बढ़ाया तो जो वो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, वो प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। जिनमें से टोटल आपको 5 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले है आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको RLVP के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चीज आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर, वो है आपके लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा जो पढ़ने वाले हो डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा आपके पास एक और आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके अलावा जो आपके लिए लास्ट आएगा वो आएगा आपके लिए वेंट हॉफ फैक्टर। तो ये कुछ ऐसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आपको इन चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्जन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर है। तो अगर मैं 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं तो टोटल आपको ये 5 पॉइंट्स को ही डिस्कस करना है, जहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, कैसे कैसे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हमें इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आपके पास 2 साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है हेनरीज लॉ और रॉल्ड्स लॉ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो आपका आएगा वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए चैप्टर्स बड़े नहीं होते हैं, अगर आप उनको की पॉइंट्स में डिवाइड करोगे तो चैप्टर्स बहुत छोटे होते हैं, और की पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ने का ये बेनिफिट होता है कि आपको पता रहता है कि कौन सा पॉइंट आपका वीक है और उन पॉइंट्स पे आप ज्यादा मेहनत कर पाते हो। तो मैं हर एक पॉइंट्स के लिए आपको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करेंगे कि सर सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, और इन कंसंट्रेशन टर्म के अंदर हमें कैसे कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना है, और एक एक की पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप साथ के साथ प्रॉपर नोट्स जरूर तैयार करते रहिए। आप जितना बढ़िया तरीके से आप मेरे साथ नोट्स को तैयार करेंगे, रिवीजन आप उतना बेहतर कर पाएंगे, और आप बोर्ड के एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।